नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। टक्कर में आज बात होगी दो पहलुओं की। पहला, क्या संसद के बेहद करीब आ गए थे प्रदर्शनकारी, इसलिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस बात में कितना दम है और कितना सत्य और तथ्य है, कितना फैक्ट है, आज उसका मैं संपूर्ण विश्लेषण करूंगा। और मेरे साथ स्मृति ईरानी भी जुड़ेंगी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी लाइव और एक्सक्लूसिव होंगी, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के रात के बड़े ब्रॉडकास्ट में। 20 जुलाई यानी वो दिन जब शांतिपूर्ण आंदोलन में अराजकता की मिलावट हुई थी, उस दिन का सबसे खौफनाक वीडियो सामने आया। पीएम मोदी को भद्दी भद्दी गालियां दी गई, पुलिस वालों पर वार हुआ। लेकिन क्या असली प्लानिंग लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद भवन में अराजकता फैलाने की थी, जो कि हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों को संसद भवन से महज 100 मीटर की दूरी पर रेल भवन के पास सेफ्टी पॉइंट पर देखा जा सकता है। देश को तोड़ने के लिए, देश को टुकड़ों में करने के लिए कहां तक गांधी परिवार, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कहां तक जा सकते हैं, ये उनकी फौज है जो इस पे जवाब दें। क्यों वो हमारे नौजवानों की, हमारे यंग जो जेनजी हैं, उनकी क्यों जिंदगी खराब करने के लिए वो इतना भड़काऊ काम कर रहे हैं। शायद तभी सुप्रीम कोर्ट ने भीड़ पर बैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक की मांग को ठुकरा दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि सुरक्षा नियमों के हिसाब से बैलेट गन का इस्तेमाल होना चाहिए। जो लोग हमारे बच्चों पर पैलेट गन्स चलाते हैं, क्या उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए? स्टूडेंट्स को जस्टिस चाहिए, क्योंकि जिस तरह अभी भी धरपकड़ हो रही है, जो लोगों ने आंदोलन में पार्ट लिया है, कुछ चिन्हित करके लोगों को धरपकड़ क्यों कर रही है आखिर सरकार? वैसे एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर छात्रों के बीच घुसे उपद्रवियों और अपराधियों पर एक्शन हो रहा है, तो विपक्ष इतना बेचैन क्यों है? आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, लेकिन आज सबूत देने वाला वीडियो विश्लेषण मैं आपके समक्ष लेके आया हूं। आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तस्वीरें बहुत कुछ बोलेंगी। वीडियो नंबर 1, संसद के बाहर सेल्फी पॉइंट है और आप तस्वीर देख सकते हैं, ये वो सेल्फी पॉइंट है और 20 मीटर दूर संसद का गेट है। यहां से सिर्फ 20 मीटर दूर और ये जो छात्र थे, युवा थे, यहां पर रावण की जो पार्टी थी, चंद्रशेखर आजाद रावण की जो पार्टी थी, उसके भी कई कार्यकर्ता थे। वो कहां तक पहुंच गए थे, ये तस्वीर के अंदर आपको क्लियरली दिखाई दे सकता है। ये गेट है संसद का, ये सेल्फी पॉइंट है और आप ये देख सकते हैं कि किस ढंग से वहां पर फिर रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस आ जाती है और उस सेल्फी पॉइंट तक पहुंच जाते हैं ये युवा। और इन युवाओं में कुछ एंटी सोशल एलिमेंट भी थे, जैसा सोनम वांगचुक ने बोला, तो वो इंपॉर्टेंट है। और क्या अगर पुलिस उस समय कोताही नहीं बरतती तो क्या संसद के अंदर जा सकते थे कुछ लोग? ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर पुलिस कोताही बरतती तो। वीडियो नंबर 2, केंद्रीय सचिवालय के मेट्रो स्टेशन के बाहर हम भारी भीड़ की तस्वीरें देख रहे हैं। यह परिस्थिति थी जो कि केंद्रीय सचिवालय के बाहर मेट्रो का गेट है, इसके थोड़ी सी दूर संसद है। ये बैरिकेड नंबर 1 है और बैरिकेड नंबर 2 और फिर बैरिकेड नंबर 3, यानी 2 बैरिकेडिंग तोड़ दी गई थी। वीडियो नंबर 3, पार्लियामेंट एनेक्सी के बाहर, ये पार्लियामेंट एनेक्सी है और उसके बाहर की तस्वीर है। ये एग्जैक्टली वो पॉइंट है जहां से कई मंत्री एलओपी भी एंटर करते हैं और आप अंदर की गाड़ी की मूवमेंट तक देख सकते हैं यहां तक, और कहां तक छात्र पहुंच रहे हैं और कहां छात्रों की झड़प हो रही है। देखिए ये लड़का कहां तक पहुंच रहा था और इसके हाथ में उस समय क्या था, ये आप देख सकते हैं। ये अंदर की तस्वीरें हैं, यहां से पार्लियामेंट आपको अंदर से दिखाई दे रही है, एनेक्सी है, और यहां से अगर कोई कूद के चले जाता तो फिर उसका पार्लियामेंट में एक्सेस हो सकता था। ये तस्वीरें बहुत बड़ी हैं,
ये तस्वीरें बहुत बड़ी हैं और यही कैमरा टीम्स आपको सारी दिखाई दे रही है, क्योंकि इसके आगे तो किसी को जाने की परमिशन नहीं थी। देखिए ये बैरिकेडिंग ये थी, यहां पे एक लड़के को पकड़ा जो बिना कपड़ों के था, ये देखिए इसको पकड़ा, ये पहले क्या फेंकने की कोशिश कर रहा था और उसके बाद क्या कर रहा है। मैं वीडियो नंबर 4 पे आता हूं जो कि महत्वपूर्ण है। संसद मार्ग पर पुलिस पर किस तरह से हमला हुआ, ये तस्वीरें भी हमने देखी, पुलिस पर कैसे भीड़ आगे एकदम चढ़ती हुई आई। वीडियो नंबर 4 कनॉट प्लेस की तस्वीर है, वहां पर पुलिस पर अटैक होता है, पुलिस पर हमला होता है, ये तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है। मैं कुछ नहीं बोल रहा, तस्वीरें आज सब कुछ गवाही दे रही हैं। अब आज का बड़ा प्रश्न ये है, क्या जी ये कनॉट प्लेस की, माफ करिए, कनॉट प्लेस की तस्वीरें ये हैं, ये कनॉट प्लेस की तस्वीरें जहां पे पुलिस वालों पर बकायदा अटैक करते हुए दिख रहे हैं प्रदर्शनकारी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, इसमें कुछ हमारे युवा थे जिनका बहुत सम्मान है, लेकिन ये देखिए ये कौन व्यक्ति है जो पत्थर मार रहे हैं वहां से, ये कौन लोग हैं। और इन्हीं एंटी सोशल एलिमेंट्स की बार बार बात की जा रही थी, और ये एंटी सोशल एलिमेंट्स कहां से आए। मैं यही कह रहा हूं कि पुलिस वालों पर अटैक करना क्या जायज है, और क्या पुलिस वालों और उनके परिवार का मानव अधिकार नहीं होता, यही आज का बड़ा प्रश्न है मेरा। क्या पुलिस वालों और उनके परिवार वालों का, परिवारजनों का मानव अधिकार नहीं होता, यही मेरा आज का बड़ा सवाल है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कई मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ इस चर्चा में अनुराग भदौरिया हैं, मेरे साथ इस चर्चा के अंदर सिद्धार्थ यादव हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, आलोक शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, मेरे साथ रोहित सिंह है, राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ इस चर्चा में कुलदीप कुमार हैं, 3 टाइम एमएलए, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। मैं इस चर्चा की शुरुआत कुलदीप कुमार आपसे करता हूं। शुरुआत में सीधा सवाल यह है, क्या पुलिस वालों का मानव अधिकार नहीं होता, क्योंकि हमने जो दृश्य देखे हैं वो अपने आप में बहुत बड़े हैं, सिर्फ 20 मीटर की दूरी रह गई थी। देखिए, अगर आपने अमीश भाई दृश्य की बात करें, दृश्य शुरुआत करता हूं, एक बार जरा देखिए ये पत्थर कौन फेंक रहा है, ये देखिए जरा एक बार, ये पत्थर कौन फेंक रहा है, देखिए ध्यान से। मतलब ऐसे पत्थर फेंके जा रहे हैं फोर्सेस की तरफ से, पुलिस की तरफ से, छात्रों के ऊपर। कौन है वो छात्र? इस देश के बच्चे हैं। वो क्या मांग कर रहे थे वहां पर? वो मांग कर रहे थे कि हमारा जो भविष्य खराब हो रहा है, जो नीट का पेपर लीक हो रहा है, वो लीकेज बंद होनी चाहिए। लेकिन अमित शाह जी को सनक थी, अमित शाह जी को सनक ये थी कि इन्होंने मांग कैसे कर ली। अमित शाह जी ने कहा दाग दो गोली, उन्होंने दाग दी गोली, उन्होंने कहा दाग दो पैलेट गन, उन्होंने दाग दी पैलेट गन, उन्होंने करंट छोड़ दो बैरिकेड में, करंट छोड़ दिए बैरिकेड में, उन्होंने कहा छोड़ दो आंसू गैस के गोले, आंसू गैस येलो छोड़ दिए, डंडे चला दो, डंडे चला दिए। अरे आप अपने देश के बच्चियों पे, 12-12 साल की बच्चियों पे आप लोगों ने इस तरह का क्रूर प्रहार करने का काम किया। अमित शाह जी, आपने पर्दे के पीछे जाके जो काम किया है, ये देश याद रखेगा। आपने देश के छात्रों पे गोलियां चलाई हैं, लाठियां चलाई हैं, पैलेट गन चलाए हैं, आंसू गैस के गोले चलाए हैं। और ये सरकार, वो सरकार जो एक मंत्री के खिलाफ वो लोग बैठे थे, सरकार झुकती है। मैं पूछना चाहता हूं, जब ये छात्र 1 महीने से बैठे थे, इनको संसद जाने की जरूरत क्यों पड़ी? प्रधानमंत्री क्यों मिलने के लिए नहीं आए? भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन क्यों मिलने के लिए नहीं आया? कोई डेलीगेशन क्यों मिलने के लिए नहीं आया? क्या इस देश के छात्र नहीं थे? ये तो आराम से बैठे थे वहां पर, अपनी मांग कर रहे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। मैं आलोक शर्मा जी का रुख करता हूं, मैं फिर एक ही बारी बीजेपी के पास जाऊंगा। कुलदीप, यू मेड योर पॉइंट। मैं फिर कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता आलोक जी का रुख करता हूं। आलोक शर्मा, सीधे तौर पर एक नई तस्वीरें सामने आई है जिसमें सिर्फ 20 मीटर दूर थे प्रदर्शनकारी, और कांग्रेस अड़ गई है अमित शाह जी के बयान पर और उनको वो रिजाइन करें उसके ऊपर, लेकिन वो बीजेपी करना नहीं चाह रही है। तो गतिरोध समाप्त कैसे होगा संसद में? देखिए, संसद चलाना सरकार का काम है। मुझे अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी के तमाम वक्तव्य याद आ जाना है कि सरकार किस तरह से अपने फ्लोर मैनेजमेंट को करती है, तो सरकार को देखना है। सरकार सदन पे भी झूठ बोले, सदन के बाहर भी झूठ बोले, और फिर चाहें कि विपक्ष पूरा सहयोग करे। हम तो हर तरह से सहयोग करने को तैयार हैं। क्या गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को इतने बड़ा कांड होने के बाद भी देश में संसद में नहीं आना चाहिए था? क्या आप मुझे केवल ये बता दीजिए कि आज तक गृह मंत्रालय ने कोई आधिकारिक अपना बयान दिया है? क्या आज तक किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया पैलेट गन चली, नहीं चली, कितनी चली, किसके ऑर्डर पर चली? सब चीजें छन छन के बाहर आ रही हैं। झूठे लोग हैं, झूठी सरकार है, क्योंकि आरएसएस से सीख कर आते हैं। दुर्भाग्य यह है कि ऑपरेशन सिंदूर में 6 जवान शहीद हुए, उसका पता ही 1 साल बाद चला। 1 साल के बाद जब रिपोर्ट आती है तब उसमें पता चलता है। अरे भाई, आप सरकार में हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आप आए, वक्तव्य दें, आप बताएं किसके आदेश पर चला, किसके नहीं चला।
20 तारीख को पैलेट गन चली, राहुल गांधी ने एक बच्चे को बिल्कुल जनता के सामने रख दिया। 22 तारीख को वहां पर थाने में नई एंट्री आ जाती है कि वहां पर इस तरह से ये असला वहां पर इशू हुआ और ऐसे ऐसे हुआ। तो सरकार क्यों नहीं बताती? मीडिया के साथ ही तमाम लोग बता रहे हैं। पेपर लीक का भी बच्चों ने जाकर थाने में कंप्लेंट की, एनटीए सरकार ने नहीं की थी, सरकार केस में नहीं गई थी। बच्चों ने जब तमाम सबूत वहां पर फेंक दिए थाने में, तब एफआईआर हुई थी। 2024 का पेपर, आज एक न्यूज चैनल ने, आपके पड़ोसी ने वहां पर जिस तरह से स्टिंग ऑपरेशन करके बताया कि 2024 के पेपर का लीक का पहले से ही पता था उनको, कि हमें पहले ही पता था कि ये संजीव मुखिया जो है यही कराएगा और इस तरह से हम काम करेंगे। उसके अंदर मतलब पूरा का पूरा जो रैकेट है नीट का, उसकी कोई किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। जी, मैं वापस आके आपके पास आता हूँ। स्मृति ईरानी हमारे साथ जुड़ रही हैं, फॉर्मर एचआरडी मिनिस्टर, हमारे साथ इस समय लाइव और एक्सक्लूसिव हैं। स्मृति जी, स्वागत है आपका। छात्रों का मुद्दा, युवाओं का मुद्दा इस देश में बहुत बड़ा हो गया। ऑपोजिशन को उसने एक नई ताकत दी और विपक्ष का मानना है कि बीते 12 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार सबसे बड़े बैकफुट पर है। क्या कहना चाहती हैं आप? प्रधानमंत्री बैकफुट पर होते तो सीधा संवाद युवा पीढ़ी से ना करते। प्रधानमंत्री बैकफुट पर होते तो प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के प्रतिनिधि युवा साथियों से सीधा ना मिलते। प्रधानमंत्री बैकफुट पर होते तो आज राज्यसभा में वो बिल जो अभी विमर्श के लिए सदन के सम्मुख प्रस्तुत हुआ है, वो बिल त्वरित रूप से प्रदर्शित ना होता। प्रधानमंत्री बैकफुट पर होते तो जिस प्रकार की एक स्पेशल टीम बनाई गई है ताकि अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो एग्जामिनेशंस में, वो टीम त्वरित रूप से ना होती। लेकिन उस टीम में एक व्यक्ति ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी के लिए हमारे देश में विश्व स्तरीय बहुत सारे ऐसे पटल हैं जहां पर वो सम्मानित भी किए गए हैं। उस व्यक्ति की हकीकत और खासियत यह है कि एक तरफ वो टेक्नोलॉजी में माहिर है और दूसरी ओर यही व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी के खिलाफ साल 2014 में चुनाव लड़ भी चुके हैं। तो अगर प्रधानमंत्री बैकफुट पर होते तो उस व्यक्ति को विमर्श के लिए उस टीम का हिस्सा ना बनाते जिस व्यक्ति ने स्वयं खुलकर उनका पॉलिटिकल विरोध किया था। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 3 विशेषताएं अपनी दिखाई। एक, जहां लोग चाह रहे थे कि भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री और युवा पीढ़ी के बीच में एक संवाद का ब्रेकडाउन हो, वहां प्रधानमंत्री ने संवाद का सेतु सुदृढ़ रखा। दूसरा, जहां युवा पीढ़ी चाह रही थी कि प्रधानमंत्री की उनकी जो अपेक्षाएं हैं वो अपेक्षाएं प्रधानमंत्री जी स्वयं सुने और उन अपेक्षाओं को पूरा करें, प्रधानमंत्री जी ने वो संवाद और उस संवाद के बाद जो समाधान की अपेक्षा थी वो भी युवा पीढ़ी को दी। और अमीश जी, विशेषतः जो आज ताना बाना बुना जा रहा है आपके स्टूडियो में, वो शायद इस बात से आहत है कि ऐसा कैसे हो गया कि युवा पीढ़ी ने अपेक्षा जताई प्रधानमंत्री ने से और प्रधानमंत्री ने त्वरित रूप से एक समाधान भी दिया, युवा पीढ़ी से संवाद भी स्थापित किया। जी, लेकिन अब राहुल गांधी एक नए इशू को लेकर आए हैं और उनका बहुत गंभीर आरोप है कि छात्रों पर गोली चलाई गई। इसका ऑर्डर खुद गृह मंत्री ने दिया और उन्होंने तो और भी बातें बोली। उन्होंने बोला गृह मंत्री डर कर कांप रहे हैं, वो सदन में नहीं आ रहे। कांग्रेस ने आज भी बहुत कुछ बोला, खड़गे साहब ने भी बोला। क्या कहना चाहती हैं? मैं एक नागरिक होने के नाते इस बात की आपत्ति दर्ज करती हूं कि जिस प्रकार से खड़गे जी ने कहा कि हम होम मिनिस्टर को खींच कर लेकर आएंगे बाहर, मुझे लगता है कि एक तरफ से वो प्रिविलेज से प्रोटेक्टेड हैं क्योंकि उन्होंने सदन में ये बात कही, लेकिन एक नागरिक होने के नाते मैं घोर आपत्ति दर्ज करती हूं कि आपने देश के गृह मंत्री को सदन के पटल पर धमकाया और जिस अशोभनीय अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल उनके लिए सदन में किया, निश्चित रूप से एक आक्रोश भारतीय जनता पार्टी की ओर से वहां पर प्रस्तुत किया गया होगा। लेकिन जनता को इस बात पर निश्चित रूप से रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के नेता अगर सदन में इस प्रकार से मर्यादा भंग करते हैं गृह मंत्री के साथ, तो आप सोच सकते हैं कि इस कांग्रेस पार्टी के गुंडों को अगर सड़क पर खुली छूट मिली, उनके समर्थकों को, उनके नेताओं को सड़क पर खुली छूट मिली, तो वो किस प्रकार की अव्यवस्था इस देश में सृजित कर सकते हैं। लेकिन वो कहने कि स्टूडेंट खिलाफ खड़े हुए हैं, युवा पीढ़ी सरकार के खिलाफ आके खड़ी हो गई है, इसलिए सरकार को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा है। युवा पीढ़ी खड़ी हो गई है, सरकार प्रेशर में, इसलिए हाउस में भी नहीं आ रहे प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह।
यानी लोकसभा और प्रधानमंत्री राज्यसभा की मोदी का कार्रवाई में भी नहीं जितना आ रहे। मैंने इतिहास देखा है देश की संसद में, वो सदन की कार्रवाई के वक्त प्रधानमंत्री जी अपने कार्यालय में संसद में होते हैं। अगर वो देश के बाहर अथवा देश में ही किसी एक जी सामाजिक अथवा एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए उनको निवेदन करके बुलाया जाता है, ऐसी अवस्था में वो नहीं रहते, लेकिन सदन में निश्चित रूप से वो संसद के परिसर में निश्चित रूप से रहते हैं। मुझे लगता है कि अगर हम शिक्षा मंत्री के उस बयान को अथवा उनके रेजिग्नेशन लेटर को ध्यान से पढ़ें तो उन्होंने भी कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई अव्यवस्था ना हो, छात्रों को किसी प्रकार की अव्यवस्था का सामना ना करना पड़े, कोई उससे और आहत ना हो, ये सारी बातें देख के धर्मेंद्र भाई ने अपना पत्र प्रस्तुत किया था देश के सम्मुख। लेकिन अमीश जी, जो लोग आज कसीदे पढ़ रहे हैं वो लोग जंतर मंतर कभी नहीं गए। जंतर मंतर और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने एक विभाजित सोच राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत की। जंतर मंतर को आपको इंडी अलायंस माइनस कांग्रेस दिखी और कांग्रेस ने अपना एक अलग से इकोसिस्टम बनाने का प्रयास किया। तो मुझे लगता है कि इस छात्र आंदोलन में एक बिखरा हुआ विपक्ष दिखा। आप देखेंगे कि छात्रों में से किसी छात्र ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन से कोई भी अपेक्षा प्रस्तुत नहीं की। पर राहुल गांधी, अब तो राहुल गांधी, स्मृति जी, किसी भी पॉलिटिशियन से सिर्फ प्रधानमंत्री से अपेक्षा उन्होंने प्रस्तुत की और प्रधानमंत्री ने अपेक्षा अनुरूप अपने वादे के अनुरूप बिल प्रस्तुत किया। वो आज बिल राज्यसभा में है। लेकिन अब तो लेकिन राहुल गांधी कल लोकसभा में बोले और लोकसभा में उन्होंने बहुत सी बातें बोली गृह मंत्री के बारे में, सरकार के बारे में। वो नेता प्रतिपक्ष हैं तो वो बोलेंगे ही, लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात बोली। उन्होंने बोला अंधभक्त और इडियट की एक कहानी सुनाई उन्होंने। आप उसको कैसे देखती हैं और उस पर आपका रिएक्शन क्या है? उन्होंने बोला अंधभक्त इज इक्वल टू इडियट, इडियट इज इक्वल टू अंधभक्त। I would not get into such a juvenile conversation. लेकिन 64 करोड़ 20 लाख हिंदुस्तानियों ने साल 2024 में अपना वोट दिया जी। मैं ये नहीं कहती कि उन 64 करोड़ लोगों में से किसने किसको कितना वोट दिया, किस आइडियोलॉजी के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की, लेकिन इतना निश्चित रूप से कह सकती हूं कि 64 करोड़ हिंदुस्तानियों ने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर अपना विश्वास व्यक्त किया। वो लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है कि देश के प्रधानमंत्री एक व्यक्ति नहीं है, एक राजनीतिक दल नहीं है, एक संस्थान है, एक आस्था है और आस्था का केंद्र बिंदु है। उन 64 करोड़ हिंदुस्तानियों ने अपनी क्या भावना व्यक्त की कि देश का लोकतंत्र चलेगा संविधान के अनुरूप, देश का लोकतंत्र चलेगा कानून की परिधि में। जो विपक्ष के नेता देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को अमर्यादित भाषा में संबोधित करते हैं, वो इस लोकतंत्र का, लोकतांत्रिक ढांचे का, संविधान का और हर वोटर का अपमान करते हैं। क्योंकि अमित जी, वो लोग जिन्होंने भाजपा को वोट नहीं दिया वो भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री का जो पद है वो सम्मान के लायक है, गृह मंत्री का जो पद है वो सम्मान के लायक है। और मैं आपको एक हिंदुस्तानी होने के नाते निश्चित रूप से कहती हूं कि उन 64 करोड़ हिंदुस्तानी और जिन्होंने वोट नहीं किया वो हिंदुस्तानी भी कभी भी ये स्वीकार नहीं करेंगे कि देश के जितने भी हमारे आर्म फोर्सेस पर्सनल हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के पर्सनल हैं, जिसने वर्दी पहनी है वो वर्दी किसी राजनीतिक दल का तमगा नहीं है, किसी राजनीतिक दल का प्रमाण नहीं है, वो देश की गरिमा का प्रमाण है। तो जिसने उस वर्दी पर हाथ लगाया उन्होंने राष्ट्र का अपमान किया है, हर एक वोटर, हर एक नागरिक का अपमान किया है। ये स्पष्ट रूप से आज इसमें व्यतीत होता है कोई कि ना नहीं राहुल गांधी ने राहुल गांधी ने ना कांग्रेस के नेतृत्व ने इस बात की भत्सना की कि पैरामिलिट्री फोर्सेस और जिन्होंने यूनिफॉर्म्ड पर्सनल है उनको बहरहमी से पीटा गया, किसी ने नहीं कहा। लेकिन देखिए कुछ फुटेज आए। राहुल गांधी भी एक व्यक्ति को लेकर आए, उन्होंने बोला इस पर पैलेट गन चली है। पैलेट गन का विषय फोर फ्रंट में आ गया है। पैलेट गन चलाने का ऑर्डर किसने दिया? उन्होंने बोला अगर गृह मंत्री को पता नहीं था तो वो भी उनकी चूक है, अगर उन्होंने ऑर्डर दिया तो वो भी उनकी चूक है। अभी तक गृह मंत्री बोले नहीं है हमेश जी। हाँ, पर नहीं, ये राहुल गांधी तो बहुत सारी चीजें गृह मंत्री की ओर से प्रिज्यूम कर लेना, पहले तो ये अपने आप में गलत होगा। और जितना देश ने जाना है अमित शाह जी को,
वो जवाब देने में माहिर भी हैं, वो जवाब सही समय पर देंगे भी और संपूर्ण तथ्यों के साथ देंगे। क्या आपने, जब से खड़गे जी ने इस अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, शैली का इस्तेमाल किया, क्या आपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन की ओर से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट सुना कि यह मर्यादा के विरुद्ध था? ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। देखिए अमीश जी, राजनीति में हम कई बार आवेश में कई बातें कहते हैं, तीखी बहस होती है, लेकिन कुछ, और एलओपी का स्थान भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। उस पोस्ट का अगर सम्मान रखना था तो उन्हें निश्चित रूप से खड़गे जी से कहना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी के मुखिया ने वहां बैठकर तालियां पीटी, बेंच थपथपाया। मैं एक विषय पे आना चाहता हूं और मैं चाहता हूं इस पर आप जरूर जवाब दें। क्या आपको लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी एक पार्टी बनी, एक इंस्टाग्राम पे पार्टी बनी और उसने युवाओं के पूरे युवाओं को एक तरह से एकत्रित कर लिया और फिर दबाव बना लिया? अब उनका मानना है, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, उनके प्रवक्ता हैं सौरभ दास, उन्होंने बोला कि वो अनइन्फॉर्म्ड है और उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को, जिसमें उन्होंने बोला कि कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने पुलिस के ऊपर अटैक किया है वो हम निर्णय स्वीकार नहीं कर सकते। हाउ डू यू टेक इट? क्योंकि सीजेपी के सामने एक बार ही सरकार ने अपनी बात, सीजेपी ने सरकार से अपनी एक बार बात मनवा ली है, तो उनको लगता है प्रेशर वो दोबारा बना लेंगे। देखिए ऐसा है, आई एम समबडी हु बिलीव्स इन द सुप्रीमेसी ऑफ माय इंस्टीट्यूशंस। द सुप्रीम कोर्ट इज एन इंस्टीट्यूशन. The Supreme Court reflects on the constitutionality of all issues and the evidence presented before it and then opines. I don't opine on the Supreme Court. But as a citizen, I am duty bound to follow what the Supreme Court says, unless I want to challenge it. And then I shall petition it on the basis of evidence, on the basis of what article I felt or right I felt was breached. लेकिन अगर कोई अपने आप को इस बात के नजरिए से प्रस्तुत करता है कि वो एक राजनीतिक दल है जी, तो चाहे वो सत्ता पक्ष के राजनीतिक दल हो या विपक्ष के राजनीतिक दल हो, राजनीतिक दलों का एक स्वभाव होता है, वो एक कानून के ऊपर एक फ्रेमवर्क में अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, ताकि चाहे वो अमेंडमेंट के रूप में हो या बिल के रूप में हो, उसके ऊपर टिप्पणी हो, चर्चा हो, बहस हो। तो क्या आपने ऐसा कोई भी प्रस्ताव सार्वजनिक देखा है जिसमें लेजिस्लेटिवली क्या क्या सुधार हो सकते हैं, वो प्रस्ताव उनकी ओर से आया हो? नहीं, एक राजनीतिक दल बनना अपने आप में अमीश जी एक बहुत ही गंभीर विषय है। बिल्कुल आपकी बात है। राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी जब आप बात बनाते हैं तो एक जिम्मेदारी भी होती है। व्हाट इज योर टेक ऑन सीजेपी? आपका कॉकरोच जनता पार्टी पर क्या टेक है? क्योंकि पहले तो बीजेपी इसको सीरियसली नहीं ले रही थी, लेकिन अब पोस्ट दिस, इस आंदोलन के बाद आपका क्या टेक है? 20 सेकंड 30 सेकंड। देखिए मैंने अपने आई बिलीव कंप्लीटली दैट डिसेंट मेक्स एवरी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन मोर रोबस्ट जी, लेकिन dissent is your right, abuse is not. Abuse is not. Breaking the law and order structure of the country is not your right. नरेंद्र मोदी अगर डिसेंट का कहीं ना कहीं एक प्रोडक्टिव एंगेजमेंट नहीं करते तो आप उनको इंस्टाग्राम में इस प्रकार से संवाद करते नहीं दिखते जी। तो मेरा यह मानना है, आपका अधिकार है, आप अपने अधिकार का पूरा पालन कीजिए, लेकिन दूसरों के अधिकारों का हनन ना करें। जी जी, ये आपसे एक्सपेक्टेशन है जी। मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है, और वो लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी फेलो कलीग हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कंगना रनौत, उन्होंने जेनजी को जनरेशन गटर का है और इसको लेकर पॉलिटिकल रिएक्शन भी है। कंगना कहती है कि इस जनरेशन के पास सिस्टम को देने के लिए कुछ भी नहीं है। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? देखिए मैं कभी भी व्यक्ति विशेष जो मेरी कुलीग हैं पार्टी की, उन पर टिप्पणी करने के बजाय मैं अपने लीडरशिप के आचरण का उदाहरण दे सकती हूँ। मेरे नेतृत्व ने किसी भी जनरेशन को कटघरे में नहीं खड़ा किया है, लेकिन अमीश जी एक चीज हम सबको चिंता में अपनी लानी चाहिए कि जिन विपक्षी दलों ने देश को धर्म के नाम पे बांटा, जाति के नाम पे बांटा, अब वो उसे आयु के नाम पे बांटना चाहते हैं। बड़ी बात। मेरा यह मानना है, चाहे मेरे देश की महिला 18 साल की हो या उससे कम उम्र की बच्ची हो,
या महिला 30 साल की हो, 50 साल की हो, 60 साल की हो, मेरे देश के प्रधानमंत्री ने हमेशा महिला के सम्मान की बात की है। जी जी जी। तो मेरा मानना है कि जो लोग देश को धर्म, जाति, आयु में बांटना चाहते हैं, वो 34 से ज्यादा करोड़ लोग जो बाहर निकले अपना वोट देने के लिए। और अमीश जी, सबसे मुझे लगता है कहीं ना कहीं दिल दुखाने वाली बात है, आज हमारे देश में कितने एक्स सर्विस पर्सनल हैं, कितने सर्विस पर्सनल हैं जी। उन्हें कैसा लगता होगा जो सरहद पर इस वक्त तैनात है, उसे कैसा लगता होगा जब देश की राजधानी में कोई भारतीय सेना के खिलाफ आवाज उठाता है, उसे कैसा लगता होगा जिन लोगों ने तिरंगा उठाया वही फिर वर्दी पर हाथ मारते हैं, उसे कैसा लगता होगा जो लोग कहते हैं कि हम तिरंगे का सम्मान करते हैं वही कश्मीर को भारत से आजाद करने की बात करते हैं। तो इसीलिए आप नागरिक के नाते चाहे किसी को भी वोट दें, ये आपका अधिकार है, लेकिन देश को तोड़ने का और देश के प्रधानमंत्री को मार डालने की दुहाई देने वाले का देश का कोई भी नागरिक सम्मान नहीं कर सकता। जी, थैंक यू स्मृति जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहली बार आप इस विषय पे बोली, बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ 18 पर जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच स्मृति ईरानी। धन्यवाद जी। हमारे साथ आलोक शर्मा है। आलोक शर्मा, मैं सीधा आपके पास आता हूं। स्मृति ईरानी ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है कि देश के विपक्ष ने पहले धर्म के नाम पे बांटा, फिर जाति के नाम पे बांटा, अब आयु के नाम पर बांटने का एक प्रयास कर रही है। आपका रिएक्शन इसके ऊपर? देखिए, मैं तो सोचता था स्मृति ईरानी जी कुछ ना कुछ वक्तव्य बोलकर जाएंगे, एक स्वयं महिला हैं, लेकिन वो तो बहुत डरपोक निकली। वो कह रही हैं कि मैं अपनी लीडरशिप पे बोलूंगी, मतलब उनकी वो कंगना रनावत उनकी सांसद हैं, सांसदों को लीडर नहीं मानती हैं। वो 2 शब्द नहीं बोल पाई। बच्चियों के लिए क्या बोल के चली गई कंगना रनावत। मैं तो स्मृति ईरानी जी को मजबूत समझता था। या अमेठी चुनाव लड़ने गई थी, खैर चलो वहां तो हरा दिया जनता ने, लेकिन मुझे लगता था कि 2 शब्द बोलने की तो हिम्मत जुटा ही पाएंगे। तमाम झूठ बोल के चले गए। 64 करोड़ लोग, ये डायलॉगबाजी बंद करो यार। 64 करोड़ में से 65% लोगों ने आपके अगेंस्ट वोट दिया है, और मोदी जी वोट चोरी की सरकार चला रहे हैं। बनारस भी हारे थे मोदी जी, किस बात की दुहाई दे रहे हैं आप? सेना वर्दी, सेना वर्दी। ये सेना और वर्दी के पीछे छिपना बंद करो। अब जवानों की शहादत पे झूठ बोलती है सरकार संसद में, और फिर सेना और वर्दी की दुहाई देती है। दुर्भाग्यपूर्ण है। आज उन्होंने कहा कि अमित शाह जी माहिर हैं। हमें पता है भाई माहिर हैं वो, तभी तो छुपे बैठे हैं। कितने माहिर हैं पूरे देश को पता है, और किस किस चीज में माहिर हैं वो भी पूरे देश को पता है। मतलब विपक्ष माफी मांगे, फलाना माफी मांगे, और वो जो इसने कंगना रनावत ने इतनी गंदी स्टेटमेंट दी है उस पर भाजपा माफी ना मांगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो व्यक्ति 12 साल में नहीं कर सका हो, कितने कमजोर प्रधानमंत्री हैं हमारे, पूरा देश देख रहा है। संवाद की बात कर रही थी, कौन सा संवाद किया है उन्होंने छात्रों से? आके कैमरा लगा के वीडियो बना के वो 1 मिनट का 1.5 मिनट का, उसमें एक शब्द नहीं बोल पाए। जिस तरह से बच्चों के साथ पिटाई हुई उसके लिए एक शब्द नहीं बोल पाए। अरे जो पुलिस जिन्होंने महिलाओं के कपड़े फाड़े, बच्चियों के कपड़े फाड़े, डंडा जिन्होंने गुप्तांगों में डालने का प्रयास किया, ये प्रधानमंत्री और ये गृह मंत्री उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते? नहीं, वो आपने जो मुझे लगता है इससे कमजोर सरकार आज तक नहीं आ सकती है। सवाल के ये है, नहीं, एक मिनट, अंतिम बात अमित जी मैं कहना चाहूंगा। उन्होंने ये कहा कि मैं अपने सर्वोच्च सम्मान और मेरा है इंस्टीट्यूशंस के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि कोलगेट में कोई घोटाला नहीं हुआ जिसकी वजह से आप लोगों ने इतना बवंडर किया। क्या भाजपा आज माफी मांगेगी? क्या अभी आप माफी मांगेंगे? हिंदुस्तान का मीडिया माफी मांगेगा? हम लोगों को किस तरह से बदनाम किया गया? सारा दिन 2-2 घंटे 3-3 घंटे शो चलते थे। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं तो सबको माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने आरोप लगाए थे। जी, दुर्भाग्य यह है कि 2024 के जो पेपर लीक के लोग थे वो बरी हो गए। सही बात है ये। ओके, सिद्धार्थ यादव, फिर कहूंगा जी, ओके, यू मेड योर पॉइंट, कोई शो नहीं हो रहा है। ओके, लेट बीजेपी कम इन, बीजेपी जी दीपके को कहा जा रहा है कि बीजेपी ज्वाइन कर लो, तुम धमकी दी जा रही है। ओके, सिद्धार्थ यादव, बहुत लंबा चल जाएगा। सिद्धार्थ यादव, आप ही की नेत्री बोल रही थी, लंबे की बात नहीं है। स्मृति ईरानी जी भी आप ही की नेता है, बोलिए, मेक योर पॉइंट। नहीं, अमीश जी नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। मेरे को सबसे पहले तो लगता है कि स्मृति जी की मजबूती और कमजोरी पर बात नहीं करनी चाहिए। आलोक जी को अपने नेता से जाकर के पूछना चाहिए। दादालाई जमीन जिसको मानते थे, दादालाई सीट जिसको मानते थे, वहां से भाग करके केरल तक पहुंचना पड़ गया था, इसलिए उस विषय में मत जाइए। पर आज गंभीर विषय आपकी डिबेट का अमीश जी, और मैं 2-3 गंभीर बातें बोलना चाहता हूं। अभी संवाद की बात कर रहे हैं आलोक शर्मा,
और वो बता रहे हैं कि कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस का बता रहे हैं, वीडियो का बता रहे हैं। जिनकी नेता प्रियंका गांधी को आधे घंटे के भाषण में 300 बार कागज देखना पड़ जाए और राहुल गांधी जो बोल करके जाएं उसको समझने के लिए 10 आदमी लगते हों कि कौन सी कहानी सुना के गए थे, बचपन में क्या डर लगता था, कुत्ते को घुमाता था तो कुत्ता कान में आके क्या कहता था, भगवान जाने। वो संवाद की बात ना करें, पर मल्लिकार्जुन खड़गे इनके नेता हैं, उनको संवाद आता है। और संवाद में क्या बोले वो? आज बोल रहे हैं कि हम देश के गृह मंत्री को खींच कर ले आएंगे, लिंच करवा देंगे, है बाहर जनता के बीच में लिंच करवा देंगे। मुझे लगता है कि करवा देंगे ऐसा शब्द नहीं बोला। अमित जी रोकिए इनको, आशीर्वाद, अमित जी रोकिए इनको अभी यहीं पर। आप क्या कहना चाहते थे फिर आलोक जी? आप क्या कहना चाहते थे? क्या ऐसा बोला है? सुना दूंगा क्या बोला उन्होंने। नहीं, आप मुझे क्या नहीं बताइए। उन्होंने बोला खींच के लेके आएंगे। अमित जी इस तरह के सवालों का, अमित जी गलत बात है, रोकिए इनको यहीं पर। आलोक शर्मा जी आपके बीच में नहीं बोला था, मेरे बाद जो बोलना होगा बोल लीजिएगा। हिंदुस्तान का मीडिया कुछ भी चलवाता रहता है, बोला मैं नहीं कह रहा। भाजपा का आदमी कुछ भी बोल के चला जाता है। अंदर से खींच करके लाएंगे, बाहर ले जाएंगे, बाहर क्या करेंगे? लड्डू खिलाएंगे, एक एक करके बोले, एक एक करके बोले। आप लोगों की क्या मंशा है हम नहीं जानते। अमित जी ये तरीका नहीं बोल रहे थे। मैं बड़ी स्पष्टता से कहता हूं और मुझे इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर जो भरोसा है वो और सुदृढ़ हो गया, क्योंकि देश की जनता अगर 22 राज्यों में और केंद्र में बार बार हमको चुन रही है तो वो समझदार है। क्योंकि ये लोग जिनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, ये अराजक मानसिकता के लोग हैं। हमें इतनी जगहों पर सत्याधि सेवा का मौका दिया, उनके मुंह से नहीं निकलती है बात। और ये अराजक लोग जो हैं, ये अराजक लोग जो देश के अंदर अराजकता फैलाना चाहते हैं और जेनजी की भाषा में अगर मैं कहूं तो क्लाउड चेजिंग जो करना चाहते हैं, इनको कोई पसंद नहीं कर रहा। राहुल गांधी की बात को कोई पसंद नहीं कर रहा, पर जेनजी कहते हैं ना क्लाउड चेजिंग। अमित जी अगर ये अगली बार बोलेंगे मैं इनको एक शब्द नहीं बोलने दूंगा। आलोक शर्मा को मैं निवेदन कर रहा हूं। ओके, आप 20 सेकंड में अपनी बात को सिद्धार्थ तक कंप्लीट करिए, देन आलोक शर्मा 40 सेकंड यू रिस्पॉन्ड, देन अनुराग भदौरिया, रोहित सिंह के ऊपर माफी मांग के जाएं। ओके, लेकिन देखिए खड़गे साहब ने ये तो बोला ना कि अमित शाह जी को खींच कर लेके आएंगे, तो खींच के लेके जाके कहां लेके आएंगे? खींच कर लाना मुहावरा है, मैं कहूंगा खींच कर लाना मुहावरा है। हाँ, पूरा मुहावरा पढ़िए तो मैं खींच के लाता हूं आलोक शर्मा की किताबें और आलोक शर्मा को खींच के ला करके छोड़ता हूं युवाओं के बीच में, कर्नाटक के युवाओं के बीच में जिनका पेपर लीक हो गया। आलोक शर्मा को खींच के ले जाता हूं तेलंगाना में जहां पे पेपर लीक हो गया। आलोक शर्मा को खींच के ले जाता हूं केरल में जहां पर पानी की बौछार मार रहे थे, खींच के ले जाता हूं। समझ आ जाएगा खींच के ले जाना क्या होता है। बेवकूफ समझते हैं देश को, मजाक बना दिया संसद का। संसद के पटल पर खड़े होने की, बोलने की मर्यादा नहीं पता, और आप यहाँ पर टीवी पे बैठ करके समझा रहे हैं। अमित जी मैं कह रहा हूं इनको अपनी नानी याद आ जाएगी और राहुल जी बिहार में आ जाएगी अगर ये बोलने लगेंगे तो। पूरा बीजेपी मैदान में उतर गया। डिबेट का तरीका नहीं हो सकता। संसद में अराजकता, सड़क पे अराजकता, टीवी शो पर अराजकता, हजारों गालियां दे रहे हैं मोदी जी को बच्चे। कोई कहीं बोलना जाएगा आप बोलने नहीं देंगे, ये क्या बात हुई? मोदी जी की भी नहीं सुन सकते। जैसा बाल हट होगा आपका नेता का, हमारी बाल हट है आप सब। मोदी जी झूठ बोलकर मैं ऐसे डिबेट नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री नहीं बन पाते, मैं ऐसे डिबेट नहीं कर सकता। अच्छा, एक करके एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है। नोएडा में 0 एफआईआर दर्ज की गई है। नोएडा में 0 एफआईआर दर्ज की गई है, यह बड़ी खबर है। नोएडा में 0 एफआईआर दर्ज करी गई है और यह मैटर बहुत बड़ा है। आरोपी युवती रुचिका सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, जिन्हें प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द कहे थे। आपको याद होगा जिसने बहुत अभद्र टिप्पणी करी थी, उस लड़की की मैं तस्वीर दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे वो लड़की कौन है। उस लड़की के खिलाफ एफआईआर 0 एफआईआर दर्ज की गई है। बीएनएस 352, 353(1) और 356(1) के तहत बाकायदा केस दर्ज किया गया है। रुचिका सिंह ने बहुत गंदी टिप्पणी करी थी प्रधानमंत्री मोदी पर जंतर मंतर के प्रदर्शन के दौरान, और इतनी गंदी टिप्पणी थी जो मैं आपको सुनवा नहीं सकता, लेकिन मैं उस लड़की का आपको चेहरा दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि मैं किस महिला की बात कर रहा हूं। मैं सीधा रुख करता हूं अनुराग भदौरिया का। अनुराग भदौरिया, आज एक नई तस्वीरें आई हैं सामने, जिसमें पार्लियामेंट संसद भवन से महज 20 मीटर की दूरी रह गई है, जहां पर प्रदर्शनकारी लोग खड़े हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? और रुचिका सिंह पे 0 एफआईआर दर्ज की गई है, जिसने पीएम को गाली दी थी। ये विजुअल्स आप देख सकते हैं। शी इज रुचिका सिंह। अनुराग भदौरिया जी, मैं बोल लूं, देखिए, छात्रों ने सत्ताधीशों को एक संदेश तो पहुंचा दिया कि देश मनमानी से नहीं संविधान से चलेगा, और संविधान से देश चलना भी चाहिए, क्योंकि देश संविधान को मान ही नहीं रहा था। भाई जो छात्र युवा
जंतर मंत्र पे बैठे थे वो तो अपना अधिकार ही मांग रहे थे ना, लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से, कि अनशन पे बैठे हैं, आप आइए बात कीजिए, बात करके उनके समस्या का समाधान निकालिए। आपने नहीं निकाला तो छात्रों ने फिर गांधीवादी तरीके से मार्च किया। उस मार्च में आपने क्या किया? आपने उनका सर फोड़ दिया, आंखें फोड़ दी, पैलेट गन चला दिया, हाथ पैर तोड़ दिए, कपड़े नोचे गए। मैं तो पूछना चाहता हूं सिद्धार्थ जी, अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए ऐसे करके, अगर आपके घर की बहन बेटी होती तो आप इसी तरह डिफेंड कर रहे होते, इसी तरह बोल रहे होते कि नहीं सरकार ने गलत नहीं किया? आप बोल रहे होते कि सरकार ने गलत किया। मैं क्योंकि उनको अपनी अनुराग जी समझता हूं, क्योंकि हिंदुस्तानी है। उन्होंने उनका सर फूटेगा और उनके ऊपर लाठी यहां पे चलाई जाएगी, पैलेट गन से आंख चली जाएगी किसी भाई की, और हम यहां पे राजनीति करेंगे बैठ के। आपकी बात, आपकी तमाम बातें सही है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं, जो तस्वीरें सामने आई है, अब जो नई तस्वीरें सामने आई है जिससे 20 मीटर की दूरी है पार्लियामेंट के गेट से, क्या वो तस्वीरें बड़ी नहीं है? क्योंकि सांसद तो अखिलेश जी और डिम्पल यादव जी भी हैं, धर्मेंद्र यादव जी भी सांसद हैं, राजीव राय भी सांसद हैं, ये तमाम सांसद तो आप तो तीसरी बड़ी लोकसभा में पार्टी है। मतलब तो इसके मतलब तो सरकार को हट जाना चाहिए। फिर क्यों? फिर तो दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर, दिल्ली, सुन तो लीजिए, मैं बोल तो लूं, फिर उनको यही नहीं पता चलता है कि कौन या आपराधिक मामले के व्यक्ति इतने करीब घुस जा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता, लाठी बरसा रहे हैं दूसरों पे, छात्रों पे। आपको उनको पहले पकड़ना चाहिए था। आपका एलआईयू डिपार्टमेंट क्या करता है? इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट आपका क्या करता है? क्या करता है? कौन सा डिपार्टमेंट? उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या कि कोई भी गलत आदमी आ रहा है यहाँ लोग? अरे क्यों नहीं जिम्मेदारी? पुलिस की जिम्मेदारी नहीं तो किसकी जिम्मेदारी? रोहित सिंह वांट्स टू रिस्पॉन्ड, कहीं गलत आदमी अगर सेंटर में एंट्री कर रहा है तो जिम्मेदारी पुलिस की होगी ना। एक सेकंड 2 मिनट बोला आपने, 2 मिनट बोला, पहली बार बोल रहे हैं 40 सेकंड। रोहित सिंह रिस्पॉन्ड, फिर आपको मैं मौका देता हूं। अनुराग भाई फिर मैं आपको मौका दे रहा हूं। रोहित 30 सेकंड, तीसरी नंबर की पार्टी 10 सेकंड तो दे दो। हाँ बोली, 10 सेकंड बोल लीजिए अनुराग भाई। अभी आप कह रहे थे, नहीं सुनिए, अभी स्मृति ईरानी जी बोल रही थी कि वो तो बड़ी कमाल की बात है, वो कह रहे थे वो राष्ट्र की अपमान कर रहे थे, आर्मी का अपमान। मैं पूछना चाहता हूं, सूफिया कुरैशी को आतंकवादी का बहन बोला जिस वजह शान है, गलत बोला, कार्रवाई की भारतीय जनता पार्टी गलत बोला, उस पर तो बीजेपी ने बचाव भी नहीं करा। ओके रोहित सिंह जवाब। ओके रोहित सिंह जी। अमीश जी तोका तोकी मत कीजिएगा, सुनिए। देश के विद्यार्थियों और नौजवानों की सभी मांगों को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संवाद के माध्यम से स्वीकार करके उनके मनोनुकूल व्यवस्था को खड़ा करने के लिए कठोर कदम उठाया है। देश के विद्यार्थी और नौजवान कल भी प्रधानमंत्री जी के साथ थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। जो लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं और देश के यशस्वी गृह मंत्री जिन्होंने नक्सल को कुचल दिया, धारा 370 को समाप्त कर दिया, माननीय अमित शाह जी को खोज रहे हैं, उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि पूरा असम बाढ़ से पीड़ित है, बाढ़ग्रस्त है। लगातार देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी असम के मुख्यमंत्री हिमंतो बिस्वा शर्मा जी से संपर्क करके असम के जनता के समस्या के समाधान में समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। वहीं सुनिए अमीश जी, रुकिए, अभी महत्वपूर्ण बात है। उड़ीसा में भद्रक नदी अपने चरम पर है। लगातार उड़ीसा के जनमानस की समस्या के समाधान के लिए गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं। देश के गृह मंत्री जिसने भारत माता की प्रतिष्ठा ये तरीका भी नहीं हो सकता ना, ये तरीका भी नहीं हो सकता ना रोहित सिंह, अपनी जुबान को संभाल के रखिए। ये तरीका भी नहीं हो सकता ना, ये तरीका भी नहीं हो सकता ना, संभाल के रखिए। कोई राहुल गांधी ने नहीं बोला, ये मल्लिकार्जुन अमित शाह जी का अपमान कराइएगा, अमित शाह जी का अपमान कराइएगा, अमित शाह जी का अपमान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता मंच पे गालियां दी जाएगी। आलोक शर्मा की बारी है। ओके रोहित सिंह आपको ऑडियो डाउन है, आलोक शर्मा की बारी है। आलोक शर्मा जी। दुर्भाग्य यह है कि गोदी मीडिया पर बदतमीज लोगों को बैठाया जाता है, राहुल गांधी को इडियट बोलने वाले लोगों को बैठाया जाता है और एंकर चुपचाप बैठ के सुनता है। बिल्कुल रोका मैंने, उन्होंने एक स्टोरी सुनाई, उन्होंने किसी को इडियट नहीं बोला था, उन्होंने कहा कि किस तरह के लोग होते हैं उस तरह का उन्होंने बताया केवल, उन्होंने अंधभक्त इसी को। लेकिन ये प्रॉक्सी जो आप भाजपा बताते हैं अमित जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण। बिल्कुल इडियट बोला था, अपने नेता की बात को सुनिए जाकर के, बिल्कुल इडियट बोला और छात्रों को बोला। बीजेपी कह रही है कि इडियट बोला, छात्रों को इडियट बोला इन्होंने। आलोक शर्मा जवाब। पीछे से इधर से आओ। आलोक शर्मा तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एंटीना छूट गया है। ओके आवाज का भी एंटीना छूट गया है, ज्ञान का भी एंटीना छूट गया है।